नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसपीएस स्टडी सेंटर में। तो आइए, आज से हमने फाइनली वादा कर लिया है कि आप सभी को गणित सिखाएंगे, वो भी क्लास 9th का। और इसी चैनल पे आपको क्लास 10th का भी भारतीय भवन का गणित आपको सिखाएंगे। किस चीज़ का? भारतीय भवन का। तो आइए, सबसे पहले इस गणित में कुछ चैप्टर दिए गए। क्या दिए गए हैं? कुछ चैप्टर दिए गए हैं। जैसे पहला है वास्तविक संख्या, बहुपद, बहुपद के गुणनखंड। इस प्रकार से आपके 21 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 21 चैप्टर। तो सबसे पहले इस गणित को पढ़ने से पहले आपको हम गणित के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं कि गणित क्या है, गणित के पिता कौन है, गणित क्या होता है, इसके बारे में। फिर इसके सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे कि इस गणित में कितने नंबर का परीक्षा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन, इसके बारे में। फिर हम फाइनली इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं गणित के बारे में थोड़ी बातें, जो बेसिक बातें आपको जानना जरूरी होता है। गणित कहते हैं, ये गणित, आखिर गणित क्या है? तो गणित एक विषय है। गणित एक क्या है? विषय है। जैसे आपको बता दें, इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, उस प्रकार से गणित एक विषय है। जैसे इतिहास एक विषय है, भूगोल एक विषय है, उसी प्रकार से गणित एक क्या है? विषय है। गणित को इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स। MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब होता है गणित। चलिए, ये गणित जो है, गणित के पिता, गणित के जो पिता है वो है आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज। गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज है। गणित के पिता कौन है दोस्तों? तो गणित के पिता है आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। गणित के पिता आर्किमिडीज है। गणित दिवस जो है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गणित जो दिवस है, गणित दिवस, ये आपको 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं भारतीय गणित के पिता। ये गणित के पिता है, भारतीय गणित के पिता जो है रामानुज को कहते हैं। किसको कहते हैं? रामानुज। गणित के पिता, भारतीय गणित के पिता, भारतीय गणित के पिता, भारतीय गणित के पिता रामानुज को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? तो रामानुज को कहते हैं। रामानुज को, भारतीय गणित के पिता किसे कहते हैं? रामानुज को कहते हैं। तो ये बात हो गई बेसिक। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि गणित के राजा किसे कहते हैं? आर्यभट्ट को कहते हैं। गणित का राजा किसे कहता है? आर्यभट्ट को। चलिए, तो ये बेसिक बातें हुई गणित के बारे में। अब बात करते हैं इस गणित में क्वेश्चन कितने नंबर का पूछता है। तो इस गणित में 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 अंकों की परीक्षा होगी। ये परीक्षा 2 टर्म्स में होती है, मतलब 2 तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। एक होंगे ऑब्जेक्टिव, एक होंगे सब्जेक्टिव। एक होंगे ऑब्जेक्टिव और एक आपके होंगे सब्जेक्टिव। अब कहिएगा ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है? तो आइए उसको भी हम बताने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब जिसमें 4 ऑप्शन होगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। तो आपको ऑप्शन दे देगा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक आंसर होगा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार से गणित में भी कुछ क्वेश्चन जैसे पूछेगा 2 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं, तो 2 क्या है? सम संख्या। इसी प्रकार से उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं क्लास 9th में, ये 100 नंबर का होता है, 60 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 60 को क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 60 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 60 प्रश्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव में 60 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 60। इसमें से हम लोगों को बनाना रहता है 50 प्रश्न। कितने प्रश्न बनाना होता है? 50 प्रश्न बनाना होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। 1 नंबर का होता है और 50 है, तो ये कितने नंबर का हो जाएगा? 50 नंबर। यानी फाइनली हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का। अब आगे बात करते हैं सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव इधर 50 हो गया, तो ये भी कितना होगा? 50 का होगा।
इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव कहने का मतलब जिसको थोड़ा विस्तृत तरीका से लिखना पड़ता है। तो ये भी दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है ये होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इसमें टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 प्रश्न होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं? तो 30 होते हैं। लेकिन हम लोगों को इसमें से 15 बनाना होता है। कितना बनाना होता है? 15 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 2 नंबर का होता है। तो 2 में 15 से गुना करेंगे तो 30 नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर मिल जाएगा? 30 नंबर, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर का सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय। फिर भी 80 नंबर पूरा, फिर 20 नंबर कम है। 20 नंबर हम लोग पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या पूछा जाता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है कितने नंबर का? तो ये पूछा जाता है आपको, इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन की संख्या 8 होती है। कितने प्रश्न होते हैं? 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें से हम लोगों को 4 का उत्तर बताना होता है। कितने का? 4 का। एक प्रश्न 5 नंबर का होता है, तो 4 क्वेश्चन 5 नंबर के हो गया, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन मिला करके 20 नंबर हो गया। तो 20 नंबर ये, 30 नंबर ये, टोटल कितने नंबर हो गया? 50 नंबर सब्जेक्टिव से मिल गया, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से। इस प्रकार से आपका प्रश्न का पेपर होता है गणित का। किस विषय का? गणित का। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो 9th का गणित है जिसका नाम है भारतीय वन, हम लोग किसको कवर करेंगे? भारतीय वन। पहले भारतीय वन कवर कर लेते, फिर आपको एनसीईआरटी भी बताएंगे। चलिए भारतीय वन में जो गणित है इसमें पहला अध्याय हम लोगों का शुरू होता है। पहला अध्याय वास्तविक संख्या। कौन है? वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है जिसका वास्तविक संख्या नाम है। पहला चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो आइए सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आइए दोस्तों वास्तविक संख्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में? पहला चैप्टर गणित, क्लास 9। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। क्लास 9 गणित, गणित भाग 1। भाग 1 ये है, भाग 2 क्लास 10th का होता है, ठीक है ना। क्लास 9 गणित भाग 1 भारती भवन का। किसका है? भारती भवन। भारती भवन चैप्टर नंबर 1 यानी लेसन 1 पार्ट 1, लेसन 1 अध्याय 1 पार्ट 1 लेसन 1 वही चीज होती है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सारी बेसिक बातें हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थ्योरी और सूत्र का होना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बिना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे अगर आपको खीर बनाना है तो आपको क्या होना चाहिए? खीर बनाने के लिए दूध, ठीक है ना, उसके बाद चीनी, ये सब चावल, ये सब की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से गणित के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थ्योरी और सूत्र का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले हम उसी को कवर करते हैं, थ्योरी को और सूत्र को। थ्योरी इसमें कुछ है, जैसे इसमें सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य, अभाज्य, रूढ़, यौगिक, इन सभी के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो पहले उसको कवर करते हैं कि सम, विषम, पूर्ण, प्राकृत क्या होता है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। देखिए दुनिया में सबसे पहले गिनती हुआ था। क्या हुआ था? गिनती। गिनती सब लोग जानते थे, बाद में आर्यभट्ट जी आए तो उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, फिर सब लोग पूर्ण संख्या के बारे में जाने। तो सबसे पहला जो हम संख्या जानेंगे वो प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? प्राकृत संख्या। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं।
तो चलिए जानते हैं फाइनली कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं दोस्तों? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपसे कोई आदमी पूछेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब दोस्तों गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो गिनती एक से शुरू होती है। कहाँ से होती है? एक से। एक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्या। आप दो तरीके से उसका उत्तर दे सकते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अन्यथा एक से लेकर अनंत तक की संख्या को, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्राकृत संख्या एक से शुरू होते अनंत तक चली जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम एन, कैपिटल एन, इसे कैपिटल एन से सूचित करते हैं। कैपिटल एन से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। कहेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? एक से, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक है। तो कहेगा जैसे कुछ एग्जाम्पल बताइए प्राकृतिक संख्या के। तो जैसे हम बताइएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि अनंत तक। कहाँ तक चल जाएगा? अनंत। इसका मतलब अनगिनत, इन्फिनिटिव, ठीक है ना? ये अनंत तक चली जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी? अनंत तक चली जाएगी दोस्तों, ठीक है? कहाँ तक चली जाएगी? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। चलिए इसके बाद दूसरा जो है वो है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? तो होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जीरो लगा देने पर होल संख्या बन जाती है। अन्यथा आप सिंपल मेथड से याद रखिएगा, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो से लेकर, जैसे उसमें एक से लेकर, तो पूर्ण में किसको लेकर के? जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को, तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम W से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? W से, यानी इसे W से सूचित किया जाता है। W से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है, ठीक है? आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा जैसे में कुछ बताइए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो इसका जैसे शुरुआत होगा जीरो से लेकर के अनंत तक। जीरो से लेकर के जहां तक आप चले जाइए कोई दिक्कत नहीं। तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पूर्ण प्राकृत में। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करता है किसके बारे में? तो सम संख्या और विषम संख्या। तो लाइट चालू है, जाके देखिए, रहने दीजिए, चालू है, रहने दीजिए। बंद कर दिए क्या? उसमें लाइट जाकर देखिए, चालू ना होगा तो चालू कर दीजिए उस रूम का, क्योंकि उसके वजह से लाइट यहाँ सही है। चालू है सब, सारा बल्ब चालू कर दीजिए ना सब, ताकि यहाँ का बल्ब में कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, तो आगे बात करते हैं किसके बारे में? सम विषम के बारे में। किसके बारे में? सम और विषम के बारे में। सम और विषम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सम विषम के बारे में। आगे बात करते हैं, लेसन 1 है हमारा, लेसन 1। देखिए हमने अभी जाना पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के बारे में। अब हम लोग जानते हैं सम विषम के बारे में। किसके बारे में? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। क्या कहते हैं? इवेन नंबर। सम को कहते हैं इवेन नंबर। सम संख्या को इवेन नंबर कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं? जिसका जोड़ा हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब जोड़ा, जैसे अभी हम एक है तो हमारा जोड़ा है नहीं है, हम दो हो जाएंगे। हम एक है और एक मेरे बगल में खड़ा है, दो व्यक्ति, इसका जोड़ा है नहीं। एक व्यक्ति उधर चले जाएंगे, एक व्यक्ति उधर, और हम अकेले हैं तो हम किधर जाएंगे? हमारा तो जोड़ा है नहीं। तो जिसका जोड़ा होगा उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6। ठीक नहीं तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। हम आपको बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लिखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग सके, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे की बात करें तो जैसे में आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 2, 4, 6, 8, 10। देखिए 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 मरतबा कट जाएगा, 4 में 2 से लेंगे तो 2 से कट जाएगा, 6 में 2 से लाएंगे 3 मरतबा कट जाएगा, 8 में 2 से लाएंगे 4 मरतबा। मतलब इस सब में क्या होता है? भाग लग जाता है। और जिसमें 2 से भाग लग जाएगा पूरा का पूरा, वो कौन संख्या कहलाएगा? सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या समझ गए। अब आगे बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में? विषम संख्या के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऑड नंबर क्या होता है? तो इसी का उल्टा होता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या, और वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। यानी पूरा का पूरा भाग लग गया तो सम, और पूरा का पूरा भाग नहीं लगा तो विषम। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, ठीक है ना? न लगे, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या। 2 से पूरा का पूरा भाग नहीं लगेगा उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या में क्या क्या हो जाएगा? तो विषम संख्या जैसे देखिए, जैसे की बात करें तो एक का जोड़ा हो सकता है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? विषम। 3 का जोड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये हो गया विषम। 5 कहिएगा, संख्या 2.5 हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए हमारे 5 बेटा है, तो 5 को बेटा है तो उसको हम कैसे बांटेंगे? 2 को बेटा ओकरा दे दिए, 2 ओकरा। अभी एगो बेटा है तो ओकर आधा करने के लिए हमरा काटना पड़ेगा, काटेंगे तो मर जाएगा, तो नहीं ना हो सकता आधा, तो नहीं होगा। तो यानी कि जिसका हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, वह सम में चला जाएगा। जिसको नहीं बांट सकते वह विषम कहलाएगा। जैसे में आपके सामने 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार इत्यादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत्यादि। अनंत तक चला जाएगा, इसमें भी अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, अभी हमने समझा प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, इतनी बातें समझे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य या रूढ़ संख्या आखिर हम लोग किसको कहते हैं? तो अभाज्य और रूढ़ संख्या की बात करें तो अभाज्य और रूढ़ को इंग्लिश में पहले प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। दोस्तों क्या कहते हैं? बोलिएगा आप सभी लोग। प्राइम नंबर कहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये जो अभाज्य या रूढ़ संख्या है ये किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं मतलब एक होगा, एक और जो संख्या दिया होगा उसके एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। या फिर एक और स्वयं यानी दुइयो गुण है
तो वैसी संख्या जिसमें दो से भाग लगेगा उसे अभाज्य संख्या, और दो से ज्यादा से लगेगा उसे भाज्य संख्या। तो हम लोगों के सामने अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त मतलब या अलावा भी कह सकते हैं, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। रूढ़ संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा सर जी कि आप बताइए कि अभाज्य या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। जैसे में देख लीजिए दोस्तों, जैसे दो, जैसे क्या हो जाएगा? दो हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 2 में देखिए 1 और 2 के अलावा किसी से भाग लग रहा है? नहीं। 3 में देखिए 1 और 3 के अलावा भाग नहीं लग रहा है। 5 को देखिए 1 और 5 के अलावा नहीं भाग लग रहा है। 7 को देखिए 1 और 7 के अलावा नहीं लग रहा है। फिर देख लीजिए 11 को देख लीजिए 1 11 के अलावा किसी और से नहीं लग रहा है। 13 को देखिए, 17 को देखिए, 19 को देखिए, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसमें दो से ज्यादा से भाग न लगे या फिर एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? भाज्य संख्या के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे भाज्य संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभी हम लोग ने समझा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। 5 संख्याओं के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग का जो है टॉपिक वो है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। आगे हम लोग का जो है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या फिर इसको यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? यौगिक। भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या इसी को कहते हैं। ठीक है ना? या यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। तो आइए देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है ना दोस्तों? कंपोजिट नंबर। तो देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें दो से ज्यादा से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या, या फिर एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी भाग लग जाए उसे भी क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसी प्रकार का डिफिनीशन है। तो कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, इसका डिफिनीशन होगा वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अतिरिक्त या अलावा, ठीक है ना, किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाएगा उसे कहेंगे क्या? उसे हम लोग दोस्तों कहेंगे उसे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। कहिएगा आप जैसे बता दीजिए कुछ। तो देख लीजिए, जैसे दो से ज्यादा से भाग लगना चाहिए, तो जैसे में हो जाएगा आपको 4 में देखिए दो से ज्यादा से भाग लगना चाहिए। 4 में 1 का भाग लग जाता है, 2 का लग जाता है, 2 का और 4 का लग जाता है। 1 2 3 2 से ज्यादा लग रहा है, ये क्या हो गया? तो भाज्य संख्या। 4 के बाद और बात करें तो 6 को देखिए, 6 में भी 3 को लग जाता है। 1 2 3 6 में तो 4 से लग रहा है,
तो 2 से ज्यादा जो लग जाएगा वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। और भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। 8 में 1 2 4 8 से लग जाता है। 9 भी होगा जिसमें 1 3 9 से लग जाता है। उसके अलावा 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो ये हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया? भाज्य संख्या। अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में? पूर्णांक। कि आखिरकार ये पूर्णांक क्या होता है? तो आप सिंपल मेथड समझिएगा। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक है ना। पूर्णांक किसे कहते हैं दोस्तों? तो मेरी अपनी जो भाषा है उसको मैं समझा रहा हूँ। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूरे पूरे अंकों को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूरे पूरे अंकों को पूर्णांक कहते हैं। इसमें धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक आती है और शून्य आती है। यानी प्लस वाला, माइनस वाला और शून्य आते हैं। इसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूरे पूरे अंकों को पूर्णांक कहते हैं। पूरे पूरे अंकों को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक कहते हैं। पूरे पूरे अंकों को पूर्णांक कहते हैं। जिसमें 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 धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य शामिल होते हैं। शून्य शामिल होते हैं। इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल होता है। उसी को कहते हैं हम लोग क्या? पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूरे पूरे अंकों को पूर्णांक कहते हैं। इसमें धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य शामिल होती है। तो ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और है संख्या, जैसे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। फिर हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम लोग थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग खीर बनाने के लिए पहले दूध का होना जरूरी है, चीनी का होना जरूरी है। उसके बाद आँच लगाने के लिए क्या कहते हैं? चूल्ही उल्ही का जरूरत पड़ता है ना। तो उस सबके पहले व्यवस्था कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खीर बनाएंगे। देखिए, अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वह पूर्णांक नहीं, सॉरी, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं उसको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आइए, बहुत आसान है। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में, यानी बटे के रूप में, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या होना चाहिए? तो एक पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना। और P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। देखते हैं डिफिनेशन। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, देखिएगा इसका डिफिनेशन। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q एक पूर्णांक हो। P और Q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक हो। P और Q क्या होना चाहिए? तो एक पूर्णांक हो। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 होना चाहिए? नहीं हो। Q बराबर 0 नहीं होगा। जैसे बात करें, जैसे 1/2 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद कौन सा टॉपिक आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। हम लोगों ने समझा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q एक पूर्णांक होना, यानी पूरे पूरे अंक होना चाहिए। आप प्लस में, माइनस में, धनात्मक। ठीक है ना। प्लस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए या शून्य में होना चाहिए। ये हो गया पूर्णांक। यानी P और Q पूर्णांक होना चाहिए। Q बराबर 0, यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए। उसे कहेंगे पूर्णांक, यानी परिमेय संख्या। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इरेशनल नंबर कहते हैं। आइए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं?
वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या लिखा जा सके। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में अधिकतर रूट वाले आते हैं। क्या आते हैं? रूट वाले। अपरिमेय संख्या में रूट वाले, जैसे में √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटे q के रूप में और पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या। अब आगे बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। हम लोग का लास्ट थ्योरी है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? रियल नंबर के नाम से जानते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, संग्रह कहिए, समुच्चय कहिए, इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। कोई आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आप बताइएगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, संख्याओं के संग्रह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अभी हम आपको बताए हैं क्या, सबसे पहले बताया है प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसके अलावा फिर क्या बताया? पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे आपकी थ्योरी वाली क्लास क्या होती है? एंड होती है। अब यहाँ से आपको चैप्टर की शुरुआत होती है, क्वेश्चन बनाना हम लोग शुरू करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? क्वेश्चन। ये किताब रही आपकी भारती भवन क्लास 9 गणित का। इसमें हम लोग पहला चैप्टर का थ्योरी पढ़ लिए हैं। अब हम इसके प्रश्नमाला को देखते हैं। किसको देखते हैं दोस्तों? प्रश्नमाला से पहले कुछ साधित दिए हुए, क्या दिए हुए हैं? साधित दिए हुए हैं। इसको हम लोग देखते हैं बारीकी से। तो आइए, चलिए हम लोग साधित प्रश्न देखने वाले हैं। कथा साधित में नीचे दिए गए कथनों में, नीचे कुछ कथन दिया गया, कुछ बातें लिखा गया है, ठीक है ना। उसमें सत्य और असत्य कथन की पहचान करना, कौन सही है कौन गलत है उसकी पहचान करना है। आज आप लोग क्लास बंद है, कथन की पहचान करना है। चलिए पहला का ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन क्या कह रहा है। पहला का ए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला का ए कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय, ध्यान से सुनिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटे q के रूप में, यानी बट्टे के रूप में हो सके ना। तो क्या प्रत्येक बटा वाला एक पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि अगर -5/7 ले ले तो -5/7 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3,
तो 0 1 2 3 इसमें 0, ये 5/7 को हम 0 कह सकते हैं, उसके बराबर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों असत्य हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं बी नंबर। देखिए बी नंबर क्या कहता है, बी नंबर कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, और वह सभी एक परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखिएगा ध्यान से, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 ये सब क्या हो गया पूर्ण संख्या। क्या यह सभी परिमेय संख्या भी है, तो 100% है, क्योंकि इसके बटन में 1 लिख सकते हैं, सबके बटन में 1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखा गया। तो ये है कि नहीं, ये परिमेय संख्या है। अगर है तो हाँ यानी कि सत्य। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सत्य। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए अभी हम आपको बताए हैं, तीसरा कह रहा है 0 एक परिमेय संख्या। कितना मस्त क्वेश्चन है। 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए 0 ये हुआ, और 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यह परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होने के लिए क्या कथन करता है, तो जहाँ p और q एक पूर्णांक, p एक पूर्णांक होना चाहिए, q 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, बट्टे में 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर है तो सत्य है, तो क्या लिखेंगे सत्य। ये हम लोग का साधित प्रश्न बना, भारतीय भवन का साधित प्रश्न। भारतीय भवन में साधित का पहला प्रश्न में 3 क्वेश्चन है, तीनों को मैंने डिफाइन कर दिया, आपको बता दिया, ठीक है ना। और देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझा रहे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इधर बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। साधित का प्रश्न नंबर 2 क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, साधित का प्रश्न नंबर 2 क्या करता है, साधित का प्रश्न नंबर 2 क्या करता है, साधित प्रश्न नंबर 2। चलिए देखिए, साधित प्रश्न नंबर 2, साधित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना है। कौन देखना है, 2। देखिए 2 क्या कहता है, कहता निम्नलिखित संख्याओं में कौन बड़ी और कौन सबसे छोटी है बताने के लिए। कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। कुछ संख्याएं आपके पास दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। ध्यान से देखिए दोस्तों, संख्या क्या दिया हुआ है, संख्या दिया 3/7, -2/3, -0, -7/9, -2/5। ये संख्याएं रही आपके पास, और इसमें आपको बताने के लिए कह रहा है कौन छोटी है और कौन बड़ी है। इसमें कौन सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताने के लिए कह रहा है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताने के लिए कह रहा है, सबसे बड़ी। ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे छोटी कह रहा है, देखिए छोटी की बात करेगा तो माइनस वाला जितना रहेगा, जितना माइनस वाला सब किस में चला जाएगा, तो सबसे छोटी रहता है ना। और इसमें देखिए 2 माइनस, एक ये प्लस वाला ऑटोमेटिक ये बड़ा, ये भी प्लस वाला, ये भी बड़ा है। इसके पास कुछ और नहीं है, मतलब ये पास न कर्जा है, न लिया है, न दिया है, तो ये तो 0 है। तो ये भी, इससे ये और ये दोनों क्या है, माइनस में। अब इस दोनों में हमें चेक करना है कि छोटा कौन है। तो आइए इस दोनों में चेक करते हैं। -2/3 और -7/9 में कौन सबसे छोटी है। तो छोटी चेक करने के लिए कोने कानी क्या करते हैं, गुना। कोने कानी गुना करेंगे, 3 सते 21, -21 हो गया ये, और 9 दूनी 18, -18 ये हो गया। अब बताइए किसके पास ज्यादा कर्ज है, तो इसके पास ज्यादा कर्ज है। जिसके पास ज्यादा कर्ज रहेगा वो सबसे ज्यादा छोटी रहेगी। तो इसके पास ज्यादा कर्ज है, यानी -7/9 के पास है, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगा, -7/9।
-7 बटे सबसे छोटी हो गया। सबसे बड़ी की बात करें तो प्लस वाला होगा वह सबसे बड़ी होगा। यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ एक प्लस। अब इस दोनों में चेक करना है कि कौन सबसे बड़ा। 3/7 2/15 कुछ नहीं करेंगे, कोने का नहीं गुना करके पता चल जाएगा। 2 7 14 5 3 15। देखिए कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। 15 किसका मान 3/7 है, यानी सबसे बड़ी कौन हो गया 3/7। 3/7 सबसे छोटी ये हो गया, सबसे बड़ी ये हो गया। समझ में आई बात है। ये हो गया दूसरा का नंबर सादित का। सादित का तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर 8/3 ए नंबर में, बी नंबर में -5/2 को निरूपित करना है, यानी दर्शाना है। ठीक है ना, संख्या रेखा। सबसे पहले आप लोग बढ़िया तरीके से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगी। तो बढ़िया तरीके से देखिएगा बोर्ड पे और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कितना भी भूत है लेकिन आप बढ़िया से देख लीजिएगा तो समझ में आएगी, इसकी पूरी गारंटी है मेरी तरफ से। चलिए तीसरा नंबर सादित का क्या कहता है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्या करना है, संख्या रेखा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर, किस पे, संख्या रेखा पर दोस्तों, संख्या रेखा पर। ए नंबर में कहता 8/3 और बी नंबर में कहता -5/3 कहता है। क्या कहता है, -5/2 को निरूपित करने के लिए, निरूपित करने के लिए यानी दर्शाने के लिए। क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए, निरूपित करें। ध्यान से देखिएगा, संख्या रेखा सबसे पहले आपको आना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होता है, कैसे बनाए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले एक रेखा लेना है। क्या लेना है, एक रेखा। हम लोग अभी पहला क्वेश्चन को हल करें, पहला तीसरा के ए का 8/3 को। ठीक है ना, सबसे पहले एक संख्या ले लेते हैं और संख्या में बताए हुए थे पूर्णांक में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और इसी में हम लोग पहले एक रेखा लेंगे, बीचों बीच में शून्य काटेंगे। क्या करेंगे, बीचों बीच में क्या होगा, शून्य। दाहिने तरफ धनात्मक नंबर होगा और बाएं तरफ ऋणात्मक नंबर होगा। ठीक है ना, तो इधर धनात्मक यानी 1 2 3 4 ये हो गई। इधर भी उसी प्रकार लिख देंगे 1, लेकिन इधर क्या होगा, माइनस में होगा, -2 -3 -4। आप लोगों को क्या इसमें ध्यान रखना है, संख्या रेखा पे आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में शून्य होता है, दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, बाएं तरफ नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद पता 8/3। क्या कहता है, 8/3, यानी कि हमको ये पता करना है कि 8/3 जो है यह इसमें से किसके बीच में आता है। ठीक है ना, किसके बीच में आता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग करके देखेंगे। 3 में 8 से कीजिएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, दशमलव 0, 3 छक 18, यानी 2.6 है। क्या है, 2.6, लेकिन है क्या, प्लस वाला। क्या वाला, प्लस वाला, यानी प्लस 2.6। ये 2.6 किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में, तो 2 और 3 के बीच में। देखिए 2 यहाँ है, 3 यहाँ, इसी के बीच में आएगा। अब देखना ये है कि बटे में कितना है, बटे में 3 है, तो हम इसको 3 खंडों में विभाजित करेंगे। देखिए कि ये हो गया एक घर है, इसको हमको करा 3 खंड में बांटने के लिए। तो अभी क्या खंड है, 1 खंड। 3 खंड में बांटना है, तो 1 खंड 2 खंड, 1 खंड 2 खंड 3 खंड। 3 खंड बनाने के लिए आपको 2 पाई की पढ़ने की जरूरत है। कितना, 2। उसी प्रकार 2 और 3 को 3 खंडों में विभाजित करना, तो कितने पाई पड़ेंगे, 2। 1 पाई 2 पाई कर दिए। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 3 में पारे हैं तो उससे पहले 0 तक पढ़ेंगे। कितने तक, 0, यानी इस घर को 3 भागों में, तो इसको भी 3 भागों में, इसको भी 3 भागों में। चलिए दोस्तों कर देते हैं, इसको भी कर दिए 3 भागों में, कर दिए। अब आपका ऊपर कितना है, 8 है। ऊपर कितना है, 8 है। बट्टे से कोई मतलब नहीं, ऊपर 8 है। 0 से गिनती शुरू कीजिए, 8 पर जो लाइन जाएगी वही होगा आपका 8/3। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइन आपकी रही 8/3। ये आपका संख्या रेखा पर 8/3 को दर्शा दिए। समझ में आई बात है। आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए फिर से लाते रहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है -5/2। बी नंबर क्या कहता है, -5/2। सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाना है। क्या करना है दोस्तों, संख्या रेखा बनाना, बना दिए। उसके बाद बीचों में शून्य, दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस वाला लिख दिए दोस्तों। इस तरफ माइनस वाला यानी -1 -2 -3 -4।
ये हो गया। इतनी बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको पता करना है किसके किसके बीच में, ठीक है ना। तो 2 में 5 से भाग दे दीजिए, 2 में 5 से दिया तो 2.5 आएगा, ठीक है ना। तो 4 1 0 2 5 यानी 2.5, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस यानी -2.5 माइनस वाले की तरफ, किस तरफ, माइनस वाले की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा 2.5 किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। बटे में कितना है, 2 भागों में बांटेंगे, कितने भागों में, 2 भागों में बांटने के लिए आपको एक कॉलम की जरूरत है, एक पार दिए। अब ये भी याद रखना है कि इससे पहले 0 तक जाएगा, कहाँ तक, 0, यानी ये भी एक खंड में, ये भी एक खंड हो गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप सभी को इधर से गिनती शुरू करना है, -5 पर जाकर के रुक जाना, यानी आपका हो गया 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये आपका रहा -5/2। कहिएगा ये कैसे पता चलेगा कि सही है, तो -5/2 हो गया, ये हो गया कितना, -4/2, -4/2। और -4/2 का वैल्यू -2 आता है कि नहीं, -2 पर निरूपित है कि नहीं। इससे पता चलता है हमारा क्वेश्चन क्या है, सही बनना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, सही बनना है। आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि इसी प्रकार और लाते हैं। तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच 1/4 और 1/3 के बीच स्थित 3 परिमेय संख्याओं को लिखिए और फिर पांचों को बढ़ते क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कोई भारी नहीं है, चलिए देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा तो हम 100% आपको दिलो दिमाग में उतार देंगे, ठीक है ना। बस आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए तो आइए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। किसको देखा जाए, 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। चौथा कहता है 1/4 और 1/3 के बीच स्थित 3 परिमेय संख्या को लिखना है। 3 को लिखना है तो 1 को दिया हुआ है, 2 को के बीच में करा, 3 को निकालेंगे, 2 को ये हो गया और 3 को निकालेंगे 5 को, और 5 को बढ़ते क्रम में सजाने के लिए कहता है। चलिए देखिए 1/4 और 1/3 के बीच, प्रश्न नंबर 4 है साधित 1/3 और 1/2, यही ना है, नहीं 1/4 और 1/3 के बीच, और 1/3 के बीच कितने कह रहा है, 3 परिमेय संख्या। कितने परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। 3 परिमेय संख्या कह रहा है बताने के लिए, और 3 को निकालेंगे तो पांचों को, फिर 5 को जाए, पांचों को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, पांचों को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, बढ़ते क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम में लिखे। तो आइए देखते हैं 1/4 और 1/3, इस दोनों के बीच में क्या होगा, 3 को। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अंक दिया है उसको ये देखेंगे कि उसका हर समान है कि नहीं। हर समान नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/3 है, हर समान नहीं है। पहले हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए आपको इसके हर से ऊपर नीचे इसमें गुना करना, और इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुना, यानी ये 3 से इसमें 3/3 से गुना कर देना है, और ये 4 से इसमें 4/4 से गुना कर दिए। आपको आ जाएगा 3/12, 3/12, यहाँ जाएगा 4/12। देखिए अब दोनों का हर समान हो गया, हर मतलब नीचे वाला, अंश माने ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला, तो ये दोनों समान हो गए, एक 3/12, एक 4/12। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कितने परिमेय संख्या पूछ रहा है, 3 परिमेय संख्या निकालेंगे, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4, इतना से भाग भी दे दीजिए। अब ये जो आई है इसी से आप इसमें और इसमें गुना कर दीजिए, यानी 4/4 से गुना कर दिए, 4/4 से, कोई दिक्कत नहीं। 4 किया 12/48 हो गया, यहाँ पे हो गया 4 चौका 16/48 हो गया, यानी इसका इतना और इतना वैल्यू निकल गया। अब इसके बीच में आपको करा 3 लिखने के लिए, क्या वो 3 को करा लिख दीजिए। 12 के बाद 13/48, उसके बाद 14/48, उसके बाद 15/48। देखिए इसका आंसर ना मिलेगा तो आप लोग चिंतित नहीं होइएगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, देखिए आपसे हम क्वेश्चन पूछे 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए, 3 को, क्या वो 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 है
और ये 10, इसके बीच में ये सारी आती है ना। आप बोले कि 3 को लिखना है, क्या वो 3 को, तो कोई बच्चा ये लिखेगा, कोई दोस्त ये लिख देंगे, कोई ये लिख देंगे, तो क्या ये गलत हो जाएगा? ये गलत होगा? ये गलत होगा? नहीं, कोई गलत नहीं होगा। मतलब इसका आंसर ना मिले तो कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है ना दोस्तों? आपको बस समझ में आना चाहिए। तो ये 3 हमने निकाल दिया, और एक ये 5 हो गया, और पांचों को बढ़ते क्रम में करा, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा ये लिख दीजिए। 12/48, 13/48, 14/48, 15/48 और 16/48। ये आपका हो गया बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम। समझ में आई बातें? अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। कहता 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। चलिए देखिए, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कितनी मस्त प्रश्न है। आपको हम बताए हुए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप सभी से अवश्य याद कर लेंगे, क्योंकि कोई पूछ दे तो वहाँ पे आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, वहाँ पे आपको बहुत पेश नहीं होना है, ठीक है ना? वहाँ पे आपको अपने आप को काबिल दिखाना है। चलिए 5वां प्रश्न कहता 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कहते हैं। सादित का 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताने के लिए क्या कह रहा है? 6 परिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 6 परिमेय संख्या बताने के लिए, ठीक है ना? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, इसके भी नीचे एक, इसके भी नीचे एक, यानी हर मेरा पहले से क्या है? समान करने की जरूरत नहीं। अब क्या वो कर रहा है? 6 को, तो 6 में अपना मन से 1 जोड़ता बाबू 7, आप बटे में फिर 7 से भाग दीजिए, तो यानी 7/7। अब इसमें भी 7/7, इसमें भी 7/7 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे कर दिए हम, तो यहाँ पे 17 21/7, यहाँ पे 7 और 28/7। 21/7 और 28/7 के बीच में करा 6 को नहीं लिखाएगा। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हो गया, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो आसान मेथड है। जितना परिमेय संख्या कहेगा निकालेंगे, उसमें 1 जोड़ करके उतना ही से भाग दे देंगे, और जो संख्या दिया उसमें ऊपर नीचे गुना करके बीच वाला को लिख देंगे। लेकिन याद रहे, हर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? हर समान। चलिए सादित का लास्ट प्रश्न है आपके सामने में। कहता 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। 3/5 और 4/5, इसी में जोड़ देते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच कितने का रहा है? तो आपके सामने का रहा है 5 को। क्या वो कहा लिखने के लिए? 5 को। कितने का रहा है दोस्तों? 5 परिमेय संख्या बताने के लिए करा। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितने परिमेय संख्या दोस्तों? 5 परिमेय संख्या। कितने दोस्तों? 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ठीक है? चलिए 3/5 और 4/5 हमें देखने में इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है ना? दोनों का हर एकदम मिलता है। चलिए क्या वो करा है? 5 को, 5 में अपना तरफ से 1 जोड़ देंगे, 6/6 आ गया। अब इसमें इससे गुना कर दीजिए और इसमें भी गुना कर दीजिए। 6/6 से कर दिए, गुना करके 36 18/30 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 24/30। कैसे है? 6 चौक 24, 5 6 के 30, ठीक है ना? 18/24 के 18/30 और 24/30 के बीच 5 को करना लिखने की। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 में यहाँ पे ही है। 5 ही बोला लिखने के लिए, तो 5 हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया आपका, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं अभी ना सादित प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि चलो पढ़ने SP स्टडी सेंटर के पास, ठीक है ना दोस्तों?